6 महीने के बिजनेस ट्रिप से वापस आने पर मेरी पत्नी ने मुझसे मिलते ही मुझ पर टूट पड़ी और तुरंत एक बच्चा पैदा करने की जिद करने लगी। उसकी इस अचानक आई डिमांड ने मेरे दिमाग में शक के बीज बो दिए। मेरे मन में तुरंत ये विचार आया कि क्या वो पहले से प्रेग्नेंट तो नहीं है, और क्या वो मुझे किसी और के बच्चे का बाप बनाने का प्लान तो नहीं बना रही है। आखिरकार मैं लंबे समय से घर से बाहर था। अगर वो किसी और मर्द को अपने घर लाती तो मुझे इसकी भनक तक नहीं लगनी थी। अपनी पत्नी की वफादारी को परखने के लिए अगले ही दिन मैंने घर के हर एक कोने में छिपे हुए कैमरे लगा दिए। इसके बाद मैंने कंपनी की तरफ से अचानक ट्रिप पर भेजे जाने का बहाना बनाया और अपने घर के बिल्कुल सामने वाले होटल में एक कमरा बुक कर लिया। अब मैं अपने फोन की स्क्रीन के जरिए घर के अंदर की हर एक मूवमेंट पर नजर रख रहा था। लगातार 3 दिनों तक मेरी पत्नी ने बिल्कुल वैसा ही व्यवहार किया जैसा वो हमेशा करती थी। लेकिन चौथे दिन उसने बहुत सज संवर कर मेकअप किया और खुशी खुशी घर से बाहर निकली। मुझे तुरंत शक हुआ कि वो अपने आशिक से चुपके से मिलने जा रही है। मैंने तुरंत अपने फ़ोन में लगे कैमरे के जूम फीचर का इस्तेमाल किया और सोसाइटी के मेन गेट पर उसकी हर एक मूवमेंट को ट्रैक करने लगा। थोड़ी ही देर में मैंने उसे कैमरे में देखा। मैं चुपके से उसका पीछा करने के लिए होटल से निकला, लेकिन अंत में मैंने देखा कि वो सब्जी मंडी में घुस गई। ये देखकर मेरे दिल का बोझ हल्का हुआ। मुझे लगा कि शायद मैंने ओवरथिंक कर दिया और अपनी पत्नी पर शक करके गलती कर दी। 1 घंटे बाद वो सब्जियों से भरे थैले लेकर वापस घर आई। मैं वापस अपने होटल के कमरे में आ गया और मॉनिटरिंग जारी रखी। स्क्रीन पर मैंने देखा कि उसने सब्जियां नीचे रखीं और तुरंत अपना फोन उठाकर किसी को कॉल लगाया। आखिर घर पर कौन आने वाला है? मेरा दिल फिर से जोर से धड़कने लगा। मैंने मॉनिटर की स्क्रीन पर नजरें गड़ाईं और बड़ी मुश्किल से 3 घंटे बिताए। आखिरकार दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी पत्नी खुशी से दरवाजा खोलने गई। तभी एक मर्द कैमरे के फ्रेम में दाखिल हुआ और जैसे ही मैंने उस शख्स का चेहरा साफ देखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, जैसे मुझे करंट लग गया हो। मैंने देखा कि दोनों कैसे हंस हंस कर बातें कर रहे थे, कैसे एक दूसरे को खिला रहे थे, बिल्कुल किसी असली मियाँ पति की तरह। ये नज़ारा देखकर मेरे सिर के अंदर जैसे बम फट गया। मेरा दिल किया कि अभी दौड़कर घर जाऊं और उस बेवफा पत्नी और उस आशिक की अच्छी तरह धुनाई करूं। लेकिन मेरे अंदर की अक्ल ने मेरे गुस्से को कंट्रोल कर लिया। मुझे पक्के और पक्के सबूत चाहिए थे। आधे घंटे बाद दोनों ने खाना खाया और बेडरूम में चले गए ताकि एक दूसरे के साथ वक्त बिता सकें। उस वक्त मेरे अंदर आग लग रही थी, लेकिन मेरे चेहरे पर बिल्कुल शांति थी। मैं मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में बहुत कड़वाहट थी। मैंने अपनी जिंदगी की हर एक पसीना बहाकर मेहनत की, सिर्फ उसे एक आरामदायक घर देने के लिए। 20 लाख रुपए का डाउन पेमेंट जुटाने के लिए मैंने दिन रात एक कर दिया। तब जाकर कहीं ये फ्लैट लिया और शादी की। लेकिन शादी के सिर्फ 1 साल बाद ही उसने मेरी पीठ पीछे ऐसा गंदा काम कर दिया। फोन की स्क्रीन पर उस शर्मनाक वीडियो को देखते हुए मेरे चेहरे पर एक ठंडी और खतरनाक मुस्कान आ गई। इसके बाद मैंने कैमरे का ऐप बंद किया और एक नए सिम कार्ड वाला फ़ोन निकालकर पुलिस का नंबर डायल किया। मैंने कहा, मुझे एक क्राइम रिपोर्ट करनी है। सनशाइन सोसाइटी, टॉवर 6, फ्लैट 703। शायद वहाँ किसी औरत के साथ हो रहा है। मुझे बहुत धीमी चीखें सुनाई दे रही हैं। प्लीज़ जल्दी आइए, वरना उसकी जान को खतरा हो सकता है। और हाँ, मेरी पहचान गुप्त रखिएगा। मुझे डर है कि कहीं वो बदमाश बाद में मुझे नुकसान न पहुंचा दें। पुलिस को कॉल करने के तुरंत बाद मैंने मीडिया और न्यूज़ चैनल वालों को भी कॉल कर दिया। मैंने कहा, यहाँ एक बहुत बड़ी खबर है। सनशाइन सोसाइटी, टॉवर 6 में एक बहुत बड़ा क्राइम हुआ है। प्लीज़ अपनी टीम भेजिए। इससे ज़्यादा कि वो कुछ और पूछते, मैंने फ़ोन काट दिया। मैंने अपनी कार में बैठकर एक सिगरेट सुलगाई और मन ही मन कहा, समीर, मैंने तो अपनी इज्जत तक दांव पर लगा दी है। अब हम इसे धीरे धीरे खेलते हैं। मैंने फिर से कैमरे की फुटेज चालू की और उस शर्मनाक सीन को देखते हुए खुद से बुदबुदाया, शक्ल तो बिल्कुल औसत है, बॉडी भी मेरे जैसी नहीं है, लेकिन हाँ, वो एक कंपनी का बॉस है, शायद मेरे से ज़्यादा अमीर हो। समीर, अगर तूने सिर्फ पैसे और पोजीशन के लिए अपने घर और बीवी को धोखा दिया तो तू सच में अंधा है। और अगर मेरी पत्नी नेहा ने सिर्फ पैसे के लिए अपने घर को बर्बाद किया तो मैं सच में बेवकूफ़ था। थोड़ी ही देर में कई पुलिस की गाड़ियां सोसाइटी के बाहर आ खड़ी हुईं। पुलिस वाले ऊपर गए और सोसाइटी के बाकी रेजिडेंट्स भी भीड़ इकट्ठा करने लगे। इसके तुरंत बाद न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर भी अपने कैमरामैन के साथ वहां पहुंच गए। मेरे चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। हंसते हंसते मेरी आंखों से कुछ आंसू भी निकल आए। करीब आधे घंटे बाद पुलिस उस कपल को, जो अब कपड़े पहनकर बिल्कुल ठीक थे, पुलिस की जीप में बैठाकर ले गई। चालाक रिपोर्टर भीड़ में छिपकर फोटो खींच रहे थे और आसपास खड़े लोग अपने फोन से वीडियो बना रहे थे। मैंने भीड़ में से किसी की बात सुनी। सुना है घर में घुसकर करने की कोशिश थी। ये मर्द तो सच में हरामी है। दूसरे ने कहा, अरे चुप कर,
तुझे कैसे पता? पहले वाले ने जवाब दिया। अरे भाई, वो औरत मेरे ठीक ऊपर वाले फ्लैट में रहती है। उसका पति हमेशा टूर पर रहता है। जब भी उसका पति घर पर नहीं होता, मुझे ऊपर से अजीब आवाजें आती हैं। साफ है कि वो चोरी छिपे आशिक को बुलाती है। तीसरे ने कहा, अरे हाँ, मुझे भी इस बारे में पता है। मैं तो सोच रहा था कि कभी उसके पति को बताऊं। लगता है अब उसके पति का पारा हाई हो गया होगा। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि इन दोनों की अब पूरी सोसाइटी और शहर में नाक कट चुकी है और इस पूरे ड्रामे में मैं एक बेचारा पीड़ित बनकर उभरूंगा। मेरा मकसद पूरा हो चुका था। अब बस ये इंतजार था कि पुलिस मेरे ससुराल वालों को नोटिस भेजे। मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि जब मेरी पत्नी मेरे सामने आएगी तो उसका चेहरा कैसा होगा। होटल वापस आने के थोड़ी ही देर बाद पुलिस का फोन आ गया। हेलो, ये गुरुग्राम पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। क्या आप मिस्टर विकास बोल रहे हैं? मैंने चेहरे पर एक शिकंजा कसा, लेकिन आवाज में जानबूझकर कंफ्यूजन लाते हुए कहा, जी, मैं बोल रहा हूँ। क्या बात है? पुलिस वाले ने कहा, सर, हमें एक कॉल आई थी कि आपकी वाइफ के साथ कोई कर रहा है। मैंने तुरंत उसे टोका। क्या? मेरी वाइफ के साथ? आप लोग गलत तो नहीं समझ रहे? कहीं ये कोई स्कैम कॉल तो नहीं? पुलिस वाले ने कहा, सर, प्लीज शांत हो जाइए। मैंने फिर से नाटक करते हुए कहा, मेरी वाइफ का नाम नेहा है। क्या आप पक्का कह रहे हैं कि वो है? और अब उसकी तबीयत कैसी है? पुलिस वाले ने 2 बार टोके जाने के बाद थोड़ी सख्त आवाज में कहा, सर, प्लीज पहले मेरी बात सुनिए। आपकी वाइफ के साथ कोई रेप नहीं हुआ है। मैंने राहत की सांस लेते हुए नाटक किया। ओह, शुक्र है, अच्छा हुआ नेहा को कुछ नहीं हुआ। पुलिस वाले ने अगली बम गिराई। लेकिन सर, वो किसी और के साथ अफेयर चला रही थी। हमारी इन्वेस्टिगेशन में दोनों की मर्जी से सेक्स करना साबित हुआ है। पुलिस की इस अचानक बात ने मुझे सन्नाटे में डाल दिया। मैंने 2 सेकंड खामोशी साधी और ऐसे जाहिर किया जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। यानी कि पड़ोसी का पति बनकर मैं खुद धोखा खा गया। ये सुनकर सच में बहुत बड़ा झटका लगा है। पुलिस वाले ने कहा, सर, आप ठीक तो है ना? हम जानते हैं ये सुनना बहुत मुश्किल है, लेकिन प्लीज अपना ख्याल रखिए। मैंने आवाज में दर्द लाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, बस ये खबर बहुत अचानक मिली है। मुझे इसे पचासने में थोड़ा टाइम लगेगा। और हाँ, ये बात मेरे ससुर जी और सास को तो नहीं बता दी। उनकी उम्र ज्यादा है और तबीयत भी ठीक नहीं रहती। उन्हें ये सदमा नहीं सहना चाहिए। फोन के उस तरफ थोड़ी देर खामोशी रही। फिर पुलिस वाले ने कहा, सर, सॉरी, लेकिन मेरे कॉलीग ने अभी अभी उनके दोनों को फोन करके जानकारी दे दी है। वो लोग अभी अस्पताल आ रहे हैं। मैंने अपने होठों को काटा और परेशान होने का नाटक किया। मैं अभी तुरंत अस्पताल आ रहा हूँ। फोन काटते ही मैंने फोन को बिस्तर पर फेंक दिया और छत की तरफ देखकर लेट गया। मन ही मन मैंने सोचा, नेहा, अब देखूं तू अपने माँ बाप को क्या मुंह दिखाती है। याद है तेरे पापा को हार्ट की बीमारी है? कहीं तू उन्हें सच में मार ही ना दे। एक ठंडी हंसी हंसते हुए मैंने ये सोचना शुरू किया कि अस्पताल जाकर मुझे कैसा एटीट्यूड रखना चाहिए। रात के 11 बज चुके थे जब मैं अस्पताल पहुंचा। कार से उतरते ही मैंने अपने चेहरे पर परेशानी और गुस्से का भाव लाया और तेजी से वार्ड की तरफ दौड़ा। मेरे चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। नेहा बेड पर सुन्न होकर बैठी थी। उसकी आंखें खाली थीं। जैसे ही उसने मुझे देखा, वह शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। मैं धीरे से उसके पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया। उसने मेरा हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे कसकर पकड़ रखा। मैंने नरमी से लेकिन कड़वाहट के साथ पूछा, नेहा, मुझे बताओ, क्या मैंने तुम्हारे साथ कोई कमी रखी थी? नेहा ने सिर झुकाए रखा और कुछ नहीं बोली। तभी मेरा फोन बजने लगा। मैंने स्क्रीन देखा। सास ससुर का फोन था। मैंने फोन उठाया। हेलो पापा। क्या? पापा को फिर से हार्ट अटैक आ गया? मैं अभी नेहा को लेकर आता हूँ। फोन काटकर मैंने नेहा की तरफ देखा, जो अभी भी सदमे में थी। मैंने थोड़ी आवाज ऊंची करके कहा, तुम यहाँ क्या सूखे पेड़ की तरह खड़ी हो? चलो, तुम्हारे पापा अस्पताल में भर्ती हैं। हमारे बीच की बातें बाद में होंगी, पहले पापा को देखो। रास्ते में मैंने कार का शीशा नीचे किया ताकि ठंडी हवा अंदर आ सके। अचानक मैंने उससे पूछा, सच बताना, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? नेहा खिड़की के बाहर देखती रही, बिल्कुल खामोश। मैंने कड़क आवाज में कहा, अगर तुम्हें इस शादी को बचाना है तो उस बच्चे को गिरवा दो। मुझे यकीन नहीं है कि वो बच्चा मेरा है और मैं किसी और के बच्चे का बाप बनने के लिए तैयार नहीं हूं। नेहा फिर से चुप रही। शायद एक के बाद एक पड़ रहे इन झटकों को सहने की उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। सिटी हॉस्पिटल पहुंचकर मैंने देखा कि मेरी सास, कमला और नेहा का तायाजी इमरजेंसी वार्ड के बाहर खड़े थे। मैं तेजी से उनके पास गया और घबराई हुई आवाज में पूछा, माँ, पापा की तबीयत कैसी है? क्या उन्हें कोई बड़ा खतरा तो नहीं? कमला ने मेरा हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी। वो बोली, बेटा विकास, हमें माफ कर दो। हमने अपनी बेटी को सही रास्ता नहीं दिखाया। तुम्हारा सिर शर्म से झुक गया होगा। हमें सच में बहुत शर्मिंदा होना पड़ रहा है। मैंने कहा, माँ,
ये बातें बाद में होंगी। पापा का इलाज का बिल तो नहीं भरा अभी। मैं जाकर फीस भरवाता हूँ। कमला ने मेरा हाथ रोकते हुए शर्मिंदा होकर कहा, बेटा, अब हम तुम्हारे पैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। मैंने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और कहा, माँ, आप और पापा हमेशा मेरे साथ अपने बेटे की तरह रहे हैं। मैं एक अनाथ बच्चा था। आप लोगों ने ही मुझे परिवार का एहसास कराया। भले ही नेहा ने यह गलत काम किया हो, लेकिन आप दोनों के लिए यह पैसा खर्च करना मेरा फर्ज है। मैंने वहां से मुड़कर कैश काउंटर की तरफ कदम बढ़ा दिए। कमला मेरी पीठ को देखती रह गईं। उनकी आंखों में पछतावा और शर्मिंदगी साफ दिख रही थी। वो नेहा के पास गईं। नेहा ने डरते हुए धीमी आवाज में कहा, माँ। कमला का गुस्सा फूट पड़ा। मुझे माँ मत कहो। मेरी तुझ जैसी शर्मनाक बेटी नहीं है। कमला ने हाथ उठाकर नेहा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। विकास जैसा अच्छा पति मिला तुझे, और तूने ऐसा काम किया? अब तू खुद ही सोच ले कि तू हमें क्या मुंह दिखाएगी। नेहा ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर रोते हुए कहा, माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मुझे इस बार माफ कर दो। कमला ने गुस्से में उसका हाथ झटक दिया और उसकी तरफ देखना भी बंद कर दिया। मैं वापस आया और बेंच पर बैठ गया। मेरी नजरें ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर थीं। जब मैं बिल जमा करके वापस आया तो मैंने देखा कि नेहा को एक कोने में खड़ा करके नजरअंदाज किया जा रहा है। मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। मैंने नेहा की तरफ ध्यान नहीं दिया और सीधा अपनी सास कमला के पास जाकर खड़ा हो गया। माँ, प्लीज ज्यादा टेंशन मत लीजिए। पापा ठीक हो जाएंगे। मैंने सारा बिल भरवा दिया है। अगर और पैसों की जरूरत पड़ी तो मैं अभी इंतजाम कर दूंगा। कमला की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, बेटा, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। अगर तुम नेहा को छोड़ना चाहते हो और तलाक लेना चाहते हो तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। जो पैसा तुमने अभी लगाया है हम जल्द से जल्द तुम्हें लौटा देंगे। मैंने कहा, माँ, ये सब बातें घर जाकर करेंगे। अभी पापा की तबीयत नाजुक है। तभी नेहा धीरे धीरे मेरे पास आई और अचानक मेरे पैरों में गिर पड़ी। वो रोते हुए बोली, विकास, मुझे माफ कर दो। मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है। प्लीज मुझे एक मौका और दे दो। मैं वादा करती हूँ मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैंने चेहरे पर सख्ती लाते हुए उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। ये अस्पताल है। ये सब ड्रामे घर जाकर करना। लेकिन नेहा रोते हुए मेरे पैरों से चिपक गई। मेरी सास कमला ने गुस्से में आकर नेहा के सिर के पीछे एक और जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। खड़ी हो जा, ये अस्पताल है। क्या तू यहां भी तमाशा करना चाहती है? हमें और शर्मिंदा करना चाहती है? नेहा ने हैरानी और दर्द से अपनी माँ की तरफ देखा। उसका प्लान ये था कि वो अपनी माँ के सामने रोएगी, बेचारी बनेगी ताकि मैं पिघल जाऊं और उसे माफ कर दूं। भले ही मैं उसे तसल्ली की एक झूठी बात ही क्यों न बोल दूं, उसे उससे एक उम्मीद मिलती। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी अपनी माँ ही उसके खिलाफ खड़ी थी। मेरे मन में उसके लिए एक तिरस्कार भरी हंसी आई। उसकी हर एक चाल मैं समझ सकता था। और मैं, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी इज्जत तक दांव पर लगा दी थी, क्या मैं अब अपनी सास की नजरों की परवाह करने वाला था? कुछ ही घंटों बाद मेरे ससुर जी को ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाया गया। मैंने समझदारी दिखाते हुए अपनी सास और ताया जी से कहा, माँ, ताया जी, आप लोग पूरी रात जागे हैं। प्लीज घर जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए। मैं यहाँ पापा की देखभाल के लिए रुक जाता हूँ। कमला ने कहा, कैसे हो जाएगा बेटा, तुम भी तो थके हो। प्लीज तुम भी घर जाकर सो जाओ। और वैसे भी तुम्हें और नेहा को बैठकर अपने रिश्ते का फैसला लेना चाहिए। मैंने ज्यादा जिद नहीं की। मैं नेहा के साथ कार में बैठकर घर की तरफ निकल गया। जैसे ही हम घर के अंदर पहुंचे, नेहा सीधे मेरे पैरों में गिर पड़ी। विकास, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं वादा करती हूँ अब कभी ऐसा नहीं होगा। मेरी आंखों में घिन साफ दिख रही थी। मैंने पूछा, क्या मेरी गलती थी या तुम्हें घर में अकेलापन लगने लगा था? नेहा रोते हुए बोली, विकास, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं वादा करती हूँ ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। मैंने ठंडे दिमाग से कहा, क्या मैं तुम्हारे वादों पर फिर से भरोसा कर सकता हूँ? मन ही मन मैं जानता था कि इसमें उसकी पूरी गलती नहीं है। मैं हमेशा ट्रिप पर रहता था और उस जैसी औरत के चारों तरफ हमेशा मर्दों की भीड़ लगी रहती है। वो हमेशा चाहती थी कि कोई उसे गहराई से समझे। लेकिन ये मेरी सहानुभूति नहीं थी, ये मेरा प्लान था। नेहा रोती रही, विकास, प्लीज मुझे एक मौका और दो। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मैं कल ही अपनी जॉब छोड़ दूंगी और पूरा दिन घर पर रहकर तुम्हारी और घर की देखभाल करूंगी। बस मुझे माफ कर दो। मैंने उसे धक्का देकर दूर किया। मैंने कुछ पल उसे घूरा और फिर अपना मुक्का उठाकर उसके चेहरे की तरफ बढ़ाया। नेहा ने डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। लेकिन जैसे ही मेरा हाथ नीचे आया, कोई दर्द नहीं हुआ। मैंने अपनी ताकत वापस खींच ली थी और उसके गाल को बहुत प्यार से थपथपाया। मेरे चेहरे पर अब नरमी थी। मैंने कहा, इतने सालों में मैंने तुम्हें कभी गलती से भी बुरा भला नहीं कहा। मैं तुम्हें मारूं कैसे? नेहा ने फिर से मुझे गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। विकास, प्लीज मुझे माफ कर दो। तलाक मत दो। प्लीज हम फिर से अच्छे से रहने लगेंगे।
मैंने उसे धकेलते हुए कहा, पहले तुम्हारा व्यवहार देखूं, फिर फैसला करूंगा। क्या मैं इतनी आसानी से तुम्हें माफ कर दूं? मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं। नेहा की आंखों में चमक आ गई। उसने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं पक्का तुम्हें निराश नहीं करूंगी। मैंने उसे साफ तौर पर माफ तो नहीं किया था, लेकिन मैंने तलाक का नाम भी नहीं लिया था। मैं बस उसे एक झूठी उम्मीद दे रहा था, क्योंकि मेरा असली खेल अभी बाकी था। मैंने उसे गोद में उठाया और बेडरूम की तरफ ले गया, लेकिन जैसे ही मैंने उस बेड को देखा, मैं रुक गया। नेहा तुरंत मेरी बात समझ गई। वो जल्दी से मेरी गोद से उतर गई और बोली, विकास, प्लीज इस बेड को मत देखो। मैं कल ही ये बेड बदलवा दूंगी। मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी और बालकनी की तरफ चला गया। नेहा जानती थी कि मुझे अकेले में शांत होने का टाइम चाहिए, इसलिए वो मेरे पीछे नहीं आई। उसने अगले दिन ही बुलाकर सारा पुराना फर्नीचर हटवा दिया। लेकिन सच कहूं तो फर्नीचर बदलने के बाद भी मेरे अंदर उसके लिए कोई भी जज्बात या इच्छा बाकी नहीं बची थी। अगले दिन दोपहर में मैं खाना लेकर अस्पताल अपने ससुराल वालों से मिलने गया। जब मैंने टेबल पर खाना लगा दिया तो मेरी सास कमला ने शिकंजा कसते हुए पूछा, नेहा कहाँ है? मैंने शांति से कहा, वो बाहर ही है। पापा को देखकर उसका इमोशनल कंट्रोल खराब हो सकता है, इसलिए वो अंदर नहीं आ रही। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अगर वो सच में पापा से प्यार करती तो वो गंदा काम कभी करती ही नहीं। जब वे लोग खाना खा रहे थे, मैं ससुर जी के बेड के पास बैठा उनकी देखभाल कर रहा था। अचानक मुझे लगा कि ससुर जी की उंगली हिली है। मैंने ध्यान से देखा तो उन्होंने अपनी आंखें खोल ली थीं। मैं तुरंत उनके पास झुका और प्यार से बोला, पापा, आप होश में आ गए? कैसा लग रहा है? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? मेरी सास और ताया जी भी तुरंत पास आ गए। नेहा दरवाजे के बाहर खड़ी थी। वो अंदर झांक रही थी, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रही थी। कमला ने घबरा कर पूछा, सुन रहे हो? तबीयत कैसी है? कहीं दर्द तो नहीं? मेरे ससुर रमेश ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने इधर उधर देखा और गुस्से में बड़बड़ाने लगे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरी अपनी बेटी मेरे सगे दामाद से ज्यादा काम की नहीं निकली। मैं मरने के कगार पर था और वो मुझसे मिलने भी नहीं आई। मैंने धीरे से कहा, पापा, वो बाहर खड़ी है। उसे डर है कि उसे देखकर आपको गुस्सा आएगा और तबीयत खराब हो जाएगी। ससुर जी दहाड़े, उसे अंदर बुलाओ, उसे कहो अंदर आए। मैंने सास की तरफ देखा। कमला ने भी सिर हिलाया। मैं बाहर गया और नेहा का हाथ पकड़कर अंदर ले आया। नेहा ने अपने पापा का गुस्से से भरा चेहरा देखा। उसका सिर शर्म से झुक गया। उसने धीमी आवाज में कहा, पापा। रमेश ने गुस्से में कहा, मुझे पापा मत कहो, मेरी तुझ जैसी बेटी नहीं है। नेहा तुरंत जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ी और उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज आप गुस्सा मत कीजिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैंने मन ही मन सोचा, वाह, घुटनों पर गिरने का ये तरीका तो इसे बहुत अच्छे से आता है। रमेश उठने की कोशिश करने लगे, लेकिन कमजोरी की वजह से उठ नहीं पाए। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, विकास, मेरी तरफ से इसे एक जोरदार थप्पड़ मार। मैं हैरान रह गया। मुझे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दूं। मैं सच में इसे मारना चाहता था, लेकिन मुझे शक था कि कहीं ये बूढ़ा मुझे टेस्ट तो नहीं कर रहा है। रमेश ने जब मुझे कुछ नहीं करते देखा तो उन्होंने फिर से आग में घी डाला। क्या हुआ? एक औरत को थप्पड़ मारने की हिम्मत नहीं है? क्या तू मर्द है या नहीं? रमेश की बातों ने मेरे अंदर के शैतान को जगा दिया। मैंने जमीन पर कांपती हुई नेहा को देखा और फिर बेड पर लेटे अपने ससुर की उन आंखों को देखा जो कमजोर जरूर थीं, लेकिन चमक रही थीं। कमरे में इतनी सन्नाटा था कि ड्रिप टपकने की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। मैंने मन ही मन सोचा, चाहे ये टेस्ट हो या सच, तुम लोगों ने ही मुझे मारने को कहा है। पहले तो मारूं। मैंने अचानक अपना हाथ ऊपर उठाया। मेरी आंखों में नेहा के लिए नफरत थी। मेरा हाथ बहुत तेज रफ्तार से नीचे आया। नेहा ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी पलकें कांप रही थीं। मेरी सास कमला ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया और तायाजी ने एक लंबी सांस ली, लेकिन मेरा हाथ हवा में ही रुक गया। वो नेहा के गाल पर नहीं लगा। मैंने अपना हाथ नीचे किया और बहुत धीरे से उसके कंधे पर थपथपाया। मैंने भारी आवाज में कहा, पापा, मेरे हाथ नहीं उठ रहे। वो गलत जरूर है, लेकिन वो मेरी बीवी है, जिसे मैंने अपनी इज्जत देकर अपने घर लाया था। अगर मैं आज इसे थप्पड़ मार देता तो हमारे बीच का हर एक रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाता। मैंने ये बात इतने सच्चे दिल से कही कि मेरी आंखें तक थोड़ी नम हो गईं। नेहा ने हैरानी से अपनी आंखें खोलीं और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों से बड़े बड़े आंसू गिर रहे थे। मेरे ससुर रमेश का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। उन्होंने एक लंबी सांस ली। उनके चेहरे की सख्ती अब थकान और शर्मिंदगी में बदल गई थी। विकास बेटा, हमारी बेटी ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। हमारा परिवार तुम्हारा गुनहगार है। मैंने सिर हिलाया और पानी पीने के लिए मुड़ गया। मेरा चेहरा उनकी तरफ पीछे था, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई भी इमोशन नहीं था, न सहानुभूति, न दया। जब से मैंने उस कैमरे की फुटेज देखी थी, मेरे अंदर का इंसान मर चुका था।
अब मेरे अंदर सिर्फ एक ठंडा प्लान था और उस बदले का इंतजार था जो मैं लेने वाला था। 1 हफ्ते बाद मेरे ससुर जी को डिस्चार्ज मिल गया और वो घर आ गए। मैंने ये बहाना बनाया कि उनकी देखभाल के लिए उन्हें हमारे घर पर ही रहना चाहिए। नेहा की तो हिम्मत ही नहीं थी कि वो कुछ बोल सके। मेरी सास कमला तो मेरी इस सोच पर बहुत इमोशनल हो गई। अब घर का माहौल बिल्कुल शांत लगने लगा था। मैं रोज की तरह ऑफिस जाता था और नेहा के साथ मेरा व्यवहार भी थोड़ा नॉर्मल हो गया था। उसने अपनी जॉब छोड़ दी थी और जैसा उसने वादा किया था, वो पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती और मेरे ससुराल वालों की चाकरी करती। रात को वो गेस्ट रूम में सोती, उस नए बेड पर जिसे उसने इतनी जल्दी बदलवा दिया था। मैंने कदम तक नहीं रखा। उसे लग रहा था कि उसने अपनी सजा काटनी शुरू कर दी है। उसे लगता था कि अगर वो काफी समय तक झुक कर रहेगी तो वक्त सब ठीक कर देगा। उसे क्या पता था कि मैंने समीर के उस शर्मनाक स्कैंडल को, जिसमें वो अपनी जूनियर कर्मचारी के साथ अवैध संबंध रखता था और पुलिस के सामने पकड़ा गया था, पूरे शहर में फैला दिया था। समीर जिस छोटी सी कंपनी का मालिक था, वो पहले से ही संकट में थी। वो सिर्फ कुछ बड़े क्लाइंट्स के दम पर टिकी थी और बहुत ही किस्मत की बात, उनमें से सबसे बड़े क्लाइंट का प्रोजेक्ट मैनेजर मेरे कॉलेज का रूममेट कबीर था। बस 1 हफ्ते के अंदर समीर की कंपनी का सबसे बड़ा ऑर्डर कैंसिल हो गया, उसकी फंडिंग अटक गई और इसके 3 दिन बाद इनकम टैक्स और जीएसटी के अफसरों ने उसकी कंपनी पर रेड मार दी। समीर का बुरा हाल था। वो इधर उधर फोन करके गिड़गिड़ा रहा था। उसने नेहा को भी कॉल किया, लेकिन नेहा के सभी कॉन्टैक्ट्स मेरी निगरानी में थे। जब भी समीर का कॉल आता, नेहा उसे ऐसे काटती जैसे किसी जहरीले सांप को देख लिया हो। वो तुरंत फोन काटकर नंबर ब्लॉक कर देती। मैं अपने फोन में इंटरसेप्ट किए गए कॉल लॉग्स और मैसेज देखता, हंसता और ज़रूरी स्क्रीनशॉट सेव कर लेता। एक रात डिनर टेबल पर मैंने बिल्कुल आम लहजे में, जैसे कोई सामान्य बात हो, कहा, आज ऑफिस में एक पुराने दोस्त से बात हुई। सुना है समीर की कंपनी बंद होने वाली है और उस पर बहुत कर्ज है। बेचारा बहुत बुरे फंसे में है। नेहा जिस हाथ से सूप परोस रही थी, वो अचानक कांप गया। सूप टेबल पर गिर गया। मेरी सास कमला का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। मेरे ससुर रमेश ने गुस्से में चम्मच टेबल पर पटका और बोले, होना ही था। ऐसे चरित्रहीन हरामी को ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। विकास, भविष्य में ऐसे लोगों की बातें मत किया कर, कान खराब हो जाते हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं पापा। मैंने तो बस इतना कहा कि कर्मों का फल हर किसी को मिलता है, बस वक्त लगता है। मैंने प्यार से ससुर जी के लिए सब्जी परोसी। नेहा का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। उसने सिर झुका लिया और पूरी रात एक शब्द नहीं बोला। रात को जब सब सो गए, मैं अपने स्टडी रूम में बैठकर एक एन्क्रिप्टेड क्लाउड ड्राइव लॉगिन किया। उसमें मैंने कैमरे की सारी फुटेज, कॉल रिकॉर्डिंग्स और समीर की कंपनी के फाइनेंशियल फ्रॉड के बारे में जो भी डर्टी मटेरियल इकट्ठा किया था, उसे सेव कर रखा था। ये सब इतना था कि समीर को इंडस्ट्री में हमेशा के लिए बर्बाद किया जा सके और उसे जेल भी भेजा जा सके। लेकिन मैंने उसे अभी भेजने में जल्दबाजी नहीं की। एक ही वार में मौत दे देना तो आसान है, लेकिन शिकार को धीरे धीरे जाल में फंसाते हुए उसकी तड़प देखना ज्यादा मजेदार है। मैं इंतजार कर रहा था कि वो खुद अपना आखिरी और सबसे बड़ी गलती करे। मैंने एक वकील से मिला और तलाक और प्रॉपर्टी डिवीजन के बारे में पूछा। मेरे पास इतने पक्के सबूत थे कि कोर्ट में चीटिंग के सबूत के तौर पर इसे आसानी से स्वीकार कर लिया जाता है। वकील ने कहा कि चूंकि पत्नी गलत है, मैं उसे बिना एक पैसा दिए घर से बाहर निकाल सकता हूँ। लेकिन मैंने वकील से कहा, फिलहाल तलाक का केस मत दायर करो, मुझे सिर्फ तलाक नहीं चाहिए। वकील ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। मैंने कुछ नहीं समझाया। कुछ सजाएं कानून नहीं दे सकता, उन्हें खुद देना पड़ता है। मैंने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया। ये तलाक का पेपर नहीं था, बल्कि एक हद में प्रॉपर्टी एग्रीमेंट और बिहेवियर गारंटी था। इसमें साफ लिखा था कि चूंकि नेहा ने पति की वफादारी का कसम तोड़ी है, वो शादी के बाद बनी सारी प्रॉपर्टी से अपना हक त्याग देगी और ये फ्लैट सिर्फ मेरे नाम होगा। और अगर भविष्य में उसने कोई भी गलत काम किया तो उसे मुझे भारी भरकम हर्जाना देना होगा। मैंने वो पेपर नेहा के सामने रख दिया। इस पर साइन करो। नेहा ने उन शर्तों को पढ़ा। उसके होंठ कांपने लगे। विकास, ये फ्लैट हमने दोनों ने मिलकर इसके लिए मेहनत की थी। डाउन पेमेंट हमने साथ में भरा था। मैंने उसे टोका। डाउन पेमेंट के 20 लाख में से 17 लाख मेरे थे और जो ईएमआई भरी गई वो मेरे अकाउंट से कटी। तुम्हारी कमाई? वो तुम्हारे कपड़ों, महंगे कॉस्मेटिक्स और समीर के साथ डेटिंग और होटल के बिलों में उड़ गई। क्या मैं तुम्हें हिसाब किताब दिखाऊं? मेरी आवाज बिल्कुल शांत थी, लेकिन वो शब्दों के वार किसी छुरी से कम नहीं थे। नेहा कुर्सी पर ढह गई। अगर मैं साइन कर दूं तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? मैंने ठंडे दिमाग से कहा। नेहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास अब शर्तें मनवाने का हक बाकी है? इस पर साइन करो। ये तुम्हारे पछताने का सबूत है। शायद इससे हमारे बीच थोड़ी बहुत इज्जत बची रहे।
अगर साइन नहीं करती तो अभी अपना सामान पैक करो और इस घर से निकल जाओ। फिर देखना तुम्हारे माँ बाप तुम्हें अपने घर में जगह देते हैं या नहीं। और बिना पैसों और बर्बाद हो चुकी इज्जत के तुम इस शहर में जिंदा कैसे रह पाओगी। उसे याद आया कि अस्पताल में उसके माँ बाप ने उसके साथ कैसा बर्ताव किया था। उसे याद आया कि पड़ोसी उसके पीछे कैसे उंगली उठाते हैं। उसे याद आया कि समीर खुद अपनी जान बचाने में लगा है। उसे अब समझ आ गया था कि वो इंसान जो कल तक उसके हर नखरे उठाता था, अब उसने उसके चारों तरफ एक ऐसा जाल बिछा दिया है जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल सकती। उसने कांपते हाथों से पेन उठाया। उसकी उंगलियां इतनी कांप रही थीं कि पेन पकड़ नहीं पा रही थीं। उसने पेपर के आखिर में अपना नाम लिखा और अंगूठा लगा दिया। कल सुबह रजिस्ट्री ऑफिस चलेंगे। उसकी उस लाचार हालत को देखकर मेरे अंदर एक ठंडी सी खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन यह अभी काफी नहीं था। मैंने वो वाकया उस सोसाइटी की एक बहुत बड़ी बकवादी आंटी के जरिए बहुत ही मसालेदार और डिटेल के साथ पूरे शहर में फैला दिया। उस अफवाह में नेहा को एक ऐसी औरत बनाकर पेश किया गया जो मर्दों के पीछे पागल रहती है और अपने बॉस के साथ सोती है। और समीर को एक ऐसा हरामी बताया गया जो अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर लड़कियों को फंसाता है। और मैं एक बेचारा सीधा साधा पति था जिसकी जिंदगी बर्बाद कर दी गई। लेकिन फिर भी वो अपनी बेवफा बीवी को छोड़ नहीं पा रहा है। सोशल मीडिया और लोकल न्यूज में ये बात आग की तरह फैल गई। नेहा का हाल ये था कि वो घर से बाहर निकलने से डरने लगी थी। जब भी सब्जी लेने जाती वो पूरा चेहरा ढक लेती और जल्दी से वापस आ जाती। इंटरनेट पर लोकल ब्लॉगर्स ने उसकी पोल खोलने वाले पोस्ट डाल दिए। भले ही उसका असली नाम नहीं था, लेकिन जो लोग उसे जानते थे वो सब समझ गए थे उसकी सोशल डेथ पूरी तरह से हो चुकी थी। एक रविवार की दोपहर जब मेरे ससुराल वाले किसी रिश्तेदार से मिलने गए हुए थे, मैंने नेहा को बालकनी में बुलाया। समीर ने कल फिर से तुम्हारे पुराने नंबर पर मैसेज किया है। वह तुमसे पुराने प्यार का वास्ता देकर कुछ पैसे मांग रहा है ताकि वो अपने बिजनेस को बचा सके। मैंने अपना फोन निकाला। सच तो ये था कि मैंने नेहा का पुराना नंबर अपने फोन पर डाइवर्ट कर रखा था। नेहा का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। मैंने मैंने तो उसे ब्लॉक कर रखा है। विकास, प्लीज मुझ पर भरोसा करो। मैंने कहा, मुझे पता है तुमने रिप्लाई नहीं किया, लेकिन देखो, जहां छेद होता है वहां मक्खी तो आएगी ही। तुम्हारे छोड़े हुए इसी छेद की वजह से ये गंदे लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं। मैंने उसके करीब जाकर उसकी डरी हुई आंखों में देखा। तुम्हें पता है, मैं हाल ही में सोच रहा था कि अगर हमारा एक बच्चा होता तो शायद सब कुछ बदल जाता। क्या तुम एक माँ की जिम्मेदारी की वजह से थोड़ी तो सुधर जाती। नेहा की आंखों में एक बहुत ही छोटी सी कमजोर सी उम्मीद की चमक आ गई। उसने जल्दी से मेरी बांह पकड़ ली। हाँ विकास, हाँ, हम अभी बच्चा पैदा कर सकते हैं। मैं बहुत अच्छी माँ बनूंगी। मैं अपने बच्चे से तुम्हारे प्यार को जोड़ दूंगी। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगी। सच में। मैंने धीरे से उसका हाथ हटाया। मेरी आवाज़ अब बर्फ जैसी ठंडी हो चुकी थी। लेकिन अब मुझे वो नहीं चाहिए, खासकर जब मुझे ये पता हो कि तुम शायद पहले ही किसी और के बच्चे की माँ बन चुकी हो, या शायद तुम्हारे अंदर अभी भी किसी और का जहर बाकी हो। ये सोचकर ही मुझे उल्टी आती है। नेहा, तुम अब कभी मेरे बच्चे की माँ नहीं बन सकती। ये मेरे खानदान का खून है और मैं इसे तुम्हारी गंदगी से कभी नहीं मिलने दूंगा। ये एक लाइन नेहा के अंदर बची हुई आखिरी उम्मीद को भी हमेशा के लिए मिटा देने के लिए काफी थी। वो जमीन पर गिर पड़ी। उसके अंदर रोने की भी ताकत नहीं बची थी। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उसकी रूह को किसी ने बाहर खींच लिया हो। मुझे बस यही चाहिए था, उस आखिरी चीज को तोड़ देना जिसके सहारे वो जी रही थी। अब से वो इस घर में एक कैदी की तरह रहेगी। एक ऐसा घर जहां उसके पास न पैसा है, न इज्जत, न दोस्त, न भविष्य। और अब वो माँ बनने के हक से भी महरूम कर दी गई है। वो सिर्फ एक खोखला शरीर थी और उसके माँ बाप, वो मेरे सबसे बड़े हथियार बनेंगे, क्योंकि उनका मुझ पर पछतावा और नेहा के प्रति उनका गुस्सा मुझे हमेशा ताकत देगा। मैं उस महान पति का रोल प्ले करता रहूंगा जो बहुत दुखी है लेकिन फिर भी अपनी बीवी को नहीं छोड़ रहा। और नेहा, वो अपनी उस पल भर की खुशी की सजा बाकी की पूरी जिंदगी भुगतेगी। मैं बालकनी से अंदर चला गया और उसे वहां अकेले छोड़ आया। वो ठंड और मायूसी के साए में डूबी हुई थी। बाहर धूप खिली थी और मेरे चेहरे पर एक सच्ची और सुकून भरी मुस्कान थी। मुझे लग रहा था कि मेरा खेल अब अपने आखिरी और बोरिंग पड़ाव पर है, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा शिकार खुद अपने लिए एक और मुसीबत खड़ी कर लेगा। 3 महीने बाद जो समीर लोकल बिजनेस सर्कल से गायब हो चुका था, वो अचानक फिर से वापस आ गया। अफवाह थी कि उसने एक अमीर विधवा औरत को फंसा लिया है। उसने अपनी पूरी चालाकी से उस औरत को खुश करके उससे अपने बिजनेस में पैसा लगवा लिया और अपनी कनेक्शन का फायदा उठाकर 2 सरकारी टेंडर भी निकाल लिए। समीर ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया था और उसे भारी रकम देकर हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया था। अब वो पहले से भी ज्यादा महंगी गाड़ियों में घूमता था और बड़े बड़े क्लबों में जाता था। वो फिर से रौब झाड़ने लगा था।
ये खबरें हवा के झोंकों की तरह मेरे घर तक पहुंची। एक दिन नेहा किचन में बर्तन धो रही थी। मैंने जानबूझकर अपने फ़ोन पर समीर की नई कंपनी की लॉन्चिंग की न्यूज़ वीडियो फुल वॉल्यूम पर चला दिया। बर्तनों के टकराने की आवाज़ अचानक बंद हो गई। मैंने उसके अकड़े हुए कंधों और कांपते हुए हाथों को देखा। मैं समझ गया कि उसके अंदर मरी हुई आस फिर से जिंदा हो गई है। कुत्तों की फितरत नहीं बदलती। कुछ लोग दीवार से टकराने के बाद रास्ता नहीं बदलते, बल्कि उन्हें लगता है कि दीवार कमज़ोर है। मैंने फ़ोन साइड में रखा। मेरी आंखों में बर्फ जैसी ठंडक थी। ठीक है, अगर तुम दोनों फिर से नाटक करना चाहते हो तो खेल जारी रखते हैं। मैंने फिर से कंपनी से बिजनेस ट्रिप पर जाने का नाटक शुरू किया। हर बार 2-3 दिन के लिए। जाने से पहले मैं नेहा से कहता, माँ बाप का ख्याल रखना और मुझे दोबारा शर्मिंदा मत करना। मेरी आंखों में थकान और थोड़ा सा भरोसा होता। मुझे पता था कि मेरे जाते ही उसका पुराना छिपा हुआ फ़ोन बजने लगेगा, लेकिन मैंने उस फ़ोन में पहले ही ट्रैकिंग और कॉल इंटरसेप्ट करने का सॉफ्टवेयर डाल रखा था। सारे कॉल और मैसेज सीधे मेरे फ़ोन पर आते। कुछ ही दिनों में समीर का नंबर फिर से स्क्रीन पर आने लगा। शुरू में नेहा ने कॉल नहीं उठाया, लेकिन दबे हुए इंसान को किसी न किसी रास्ते की ज़रूरत होती है। मेरी तीसरी ट्रिप वाली रात उसने कांपते हाथों से कॉल उठाया। समीर की आवाज़ आई, नेहा, मुझे पता है तुम बहुत तकलीफ में हो। वो हरामी विकास तुम्हें रोज़ तंग करता होगा ना। अब मैं ठीक हूँ। मेरे पास पैसा है। मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। उसे छोड़ दो और मेरे साथ चलो। हम नई शुरुआत करेंगे। नेहा ने कहा, तुम मुझे झूठ मत बोलो। मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। समीर ने कहा, मैं तुम्हें धोखा कैसे दूंगा? जो कुछ भी मेरे पास है वो सब तुम्हारे लिए कमाया है। मैंने उस मोटी औरत को छोड़ दिया है। अगर तुम मेरे पास आओ तो तुम मिसेस समीर होगी। कल दोपहर उसी पुरानी जगह मिलना। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ ताकि तुम्हारा दिल बहल जाए। पुरानी जगह। मैंने लोकेशन चेक की। वो शहर से बाहर एक बहुत ही प्राइवेट और महंगा रिसॉर्ट था। वो सच में बहुत बेसब्र हो चुका था। मैं अपने उसी होटल के कमरे में बैठा था। मैं अपने फ़ोन पर समीर और नेहा की कॉल डिटेल और रिसॉर्ट की बुकिंग कंफर्मेशन देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। मैंने एक नंबर डायल किया। हेलो राहुल, याद है मैंने तुम्हें चंडा रियल्टी के प्रोजेक्ट में घटिया मटेरियल इस्तेमाल करने के बारे में बताया था? अब उसमें थोड़ा और मसाला डालो। मेरे पास उनके अंदरूनी खरीदारी के बिल और रिपोर्ट्स हैं। मैं अभी भेज रहा हूँ। और हाँ, उनके बॉस समीर का चरित्र भी बहुत साफ नहीं है। कल दोपहर वो क्लाउड वैली रिसॉर्ट में किसी लड़की के साथ होगा। तुम्हारे चैनल की टीम को ये मसालेदार खबर पसंद आएगी ना? फोन के उस तरफ मेरा वही मीडिया वाला दोस्त था। समीर को लग रहा था कि उसने अमीर औरत को फंसाकर अपनी जिंदगी सेट कर ली है। उसे क्या पता था कि उस अमीर औरत के बिजनेस कॉम्पिटिटर्स को बस एक मौके की तलाश थी कि वे उसे कुचल दें, और मैंने उन्हें बस वह गोलाबारी करने के लिए बारूद दे दिया था और उसका पता बता दिया था। जैसे ही नेहा सज संवर कर घर से निकली, कम से कम 3 अलग-अलग टीमें उस पर नजर रख रही थीं। मेरा प्राइवेट डिटेक्टिव, पैसे लेकर काम करने वाले पैपराजी और समीर के अपने ही भेजे हुए लोग जो नेहा की बेइज्जती के फोटो खींचने वाले थे। समीर का इरादा मैं समझ सकता था। वो नेहा को इस्तेमाल करना चाहता था, कंट्रोल करना चाहता था, और शायद भविष्य में इन फोटोज का इस्तेमाल करके मुझे ब्लैकमेल करना चाहता था। जैसे ही वे दोनों रिसॉर्ट के कमरे में गए, डिटेक्टिव ने सामने की बिल्डिंग से लॉन्ग लेंस कैमरे से फोटो खींचनी शुरू कर दी। रिपोर्टर लॉबी और पार्किंग में छिपे थे। शुरू में तो लगा कि दोनों पुराने प्यार में मिल रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द हालात बदल गए। समीर बिल्कुल वैसा प्यार नहीं कर रहा था जैसा फोन पर कर रहा था। वो बहुत रफ था। उसकी बातों में बहुत गंदगी थी। क्या हीरोइन बन रही है? तुझे लगा तू अभी भी वही प्यारी सी सेक्रेटरी है? तू तो बस उस हरामी द्वारा इस्तेमाल की हुई और फेंकी हुई चीज है। अगर तू मेरी जिंदगी में नहीं आई होती तो मैं इतना बड़ा घाटा नहीं खाता। तुझे पता है उस बूढ़ी औरत को खुश करने के लिए मुझे कितनी घिनौनी हरकतें करनी पड़ी? ये सब तेरी वजह से है, नेहा रोते हुए बोली। नहीं समीर, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। प्लीज मुझे मत मारो। समीर ने हंसकर कहा, प्यार? प्यार के चक्कर में मेरा पैसा बर्बाद कर। सुन, अब मेरे पास पैसा है, लेकिन तू सिर्फ एक ऐसी चीज है जिसे छिपा कर रखा जाता है। मेरा अच्छे से ख्याल रख। शायद तुझे थोड़े पॉकेट मनी दे दूं, वरना ये फोटो और वीडियो मैं तेरे उस महान पति और तेरे माँ बाप को भेज दूंगा। पूरा शहर तेरी ये हालत देखेगा। इसके बाद जो आवाजें और हरकतें हुई वो बहुत ही शर्मनाक थीं। समीर ने अपने बिजनेस के नुकसान और अपनी बेइज्जती का सारा गुस्सा नेहा पर निकाला। नेहा जो शुरू में खुश थी, वो डर गई और फिर बिल्कुल सुन्न हो गई। ये सब होने में उसे सिर्फ एक दोपहर लगी, और मैं ये सब लाइव स्ट्रीमिंग अपने फ़ोन पर देख रहा था। मेरा दिल बिल्कुल शांत था। मुझे तो हंसी आ रही थी। देखो नेहा, ये है वो प्यार और इंसान जिसके लिए तूने अपने घर और अपने पति को धोखा दिया था। जैसे ही समीर अपनी शर्ट पहनकर जाने ही वाला था कि कमरे का दरवाज़ा जोर से खुला। बाहर सिर्फ रिसॉर्ट की सिक्योरिटी नहीं थी, बल्कि मेरे भेजे हुए रिपोर्टर और उनके कैमरे भी थे। फ्लैशलाइट्स की रोशनी से कमरा रोशन हो गया।
समीर का बिखरा हुआ कपड़ा और घबराया हुआ चेहरा, और नेहा जो कमरे के कोने में सिकुड़ी हुई रो रही थी, ये सब कैमरे में कैद हो गया। और बस इसी के साथ इंटरनेट पर चंडा रियल्टी के फाइनेंशियल फ्रॉड, घटिया कंस्ट्रक्शन और समीर के अवैध संबंधों की खबरें आग की तरह फैल गईं। ये हमला पिछली बार से कहीं ज्यादा भयानक था। उस अमीर विधवा औरत ने तुरंत प्रेस रिलीज जारी करके समीर से अपना नाम जोड़ने से इनकार कर दिया। उसने अपना पैसा वापस ले लिया और समीर के खिलाफ केस कर दिया। समीर का बनाया हुआ पूरा साम्राज्य 24 घंटे के अंदर धराशायी हो गया, और इस बार वह कभी उठ नहीं सकता था। नेहा किसी मारी हुई बिल्ली की तरह घर वापस आई। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे, उसकी आंखें खाली थीं, और वो मानसिक रूप से पूरी तरह से टूट चुकी थी। समीर की मारपीट, पुलिस और रिपोर्टर की रेड, और इंटरनेट पर दूसरी बार उसकी बेइज्जती, ये सब उसके बर्दाश्त से बाहर था। मेरे ससुराल वालों ने फोन पर लोकल न्यूज में वो धुंधली लेकिन पहचानी जाने वाली फुटेज देख ली थी। घर का माहौल इतना भारी था कि सांस लेना भी मुश्किल था। जैसे ही नेहा ने दरवाजा खोला, मेरे ससुर रमेश झटके से खड़े हुए। उन्होंने अपना सीना पकड़ा, उनका चेहरा बैंगनी हो गया। वो कुछ बोल नहीं पाए और सीधे जमीन पर गिर पड़े। पापा, पापा! फिर से वही अफरा तफरी, फिर से एम्बुलेंस। लेकिन इस बार रमेश दोबारा नहीं उठे। मैक्सिव हार्ट अटैक। हमने पूरी कोशिश की, लेकिन हम उन्हें बचा नहीं पाए। प्लीज परिवार को संभालिए। मेरी सास कमला कई बार बेहोश हो चुकी थी। उन्होंने कांपते हाथ से नेहा की तरफ इशारा किया और फटी हुई आवाज में चिल्लाई, निकल जा यहां से! तू मेरी बेटी नहीं है! तूने अपने बाप को मार डाला। मैं तुझे दोबारा अपनी शक्ल नहीं देखना चाहती। नेहा को हमेशा के लिए घर से निकाल दिया गया, चाहे वो उसके माँ बाप का घर हो या कानूनी तौर पर अब मेरा घर। वो बिना एक पैसे के, बर्बाद हो चुकी इज्जत के साथ, मानसिक रूप से पूरी तरह से टूट चुकी थी। और मैंने इस पूरे ड्रामे में एक ऐसे पति का रोल निभाया जिसकी बीवी ने दोबारा धोखा दिया और जिसके ससुर का इस सदमे से निधन हो गया। मैंने रमेश का अंतिम संस्कार बहुत धूमधाम से किया। मैंने रोती हुई कमला की तसल्ली की। कमला ने अपना पुराना घर ले लिया और नेहा की उस हालत को देखकर भी कोई हमदर्दी नहीं दिखाई। मैंने नेहा से कहा, नेहा, अब हमारा हिसाब बराबर है। तुम आजाद हो। जाओ, अपने प्यार को ढूंढो। बस ये मत भूलना कि ये सब तुम्हारे अपने चुनाव का नतीजा है। ये एक लाइन उसकी टूटी हुई मानसिकता पर आखिरी वार थी। उसे अब हर जगह वहम होने लगा। उसे लगता कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लोग उसे गालियां दे रहे हैं। उसे लगता कि समीर उसे मारने आ रहा है और उसके माँ बाप उसे कोस रहे हैं। वो सड़कों पर भटकने लगी, पागलों की तरह बातें करने लगी। और अंत में जब उसने सड़क पर एक काल्पनिक समीर पर हमला करने की कोशिश की, तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया। डॉक्टरों की जांच में उसे गंभीर स्किज़ोफ्रेनिया पाया गया और उसे सरकारी मानसिक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। मैं उसे एक बार देखने अस्पताल गया था। मोटे कांच के उस पार वो कसी हुई जैकेट पहने बैठी थी। उसकी आंखें खाली थीं। वो बड़बड़ा रही थीं, कभी चिल्लाती, कभी बेवजह हंसती। वो मुझे पहचान भी नहीं पाई। और समीर, उसका बिजनेस पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। उसके ऊपर दर्जनों केस चल रहे थे। कर्जदारों ने उसका पीछा छोड़ा नहीं। वो शहर छोड़कर किसी अनजान गांव में छिपकर कूड़े कचरे की जिंदगी जी रहा था। और इस तरह मेरा प्लान 100% सफल हुआ। मैंने उस श्रापित घर को बेच दिया और एक नए शहर में शिफ्ट हो गया। उस पैसे के एक हिस्से से मैंने अपना खुद का डिजाइन स्टूडियो खोला, जो मेरा पुराना सपना था। 1 साल बाद मुझे पहाड़ियों के बीच एक खूबसूरत झील के किनारे एक लड़की मिली। वो बहुत साफ दिल थी। वो पेंटिंग करती थी। उसे मेरे अतीत के बारे में कुछ नहीं पता था। वो सिर्फ आज के विकास को जानती थी। हम धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आए। एक शाम हम बालकनी में बैठकर झील के उस पार डूबते हुए सूरज को देख रहे थे। उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रखा और धीरे से पूछा, तुम्हें कभी कभी ऐसा लगता है जैसे तुमने अपने अंदर कोई बहुत बड़ा राज छिपा रखा हो? तुम्हारी आंखें कभी कभी बहुत दूर खो जाती हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, वो सब पुरानी बातें हैं। जो बीत गया उसे भूल जाओ। आज और भविष्य ही असलियत है। सामने वो खूबसूरत झील और पहाड़ियां बिल्कुल किसी तस्वीर की तरह लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कभी उस गंदगी और खून को छुआ ही नहीं हो। मेरी नई जिंदगी उस पुरानी बर्बादी की राख से बहुत ही शांति और मजबूती के साथ शुरू हो चुकी थी।